हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वर्णन देने वाली एक पोइम है जिसका नाम है ट्रीज। ये जो पोइम है वो आपकी बुक जो क्लास 12th की पोइट्री सेक्शन वाली जो बुक है कैलिडोस्कोप, उससे लिया गया है और ये पोइट्री सेक्शन से लिया गया है। और इस बुक के अंदर इतना खूबसूरत वर्णन जो हमें इस पोइम के अंदर देखने को मिलता है। कवि बहुत सारे सजीव चित्रण करता है, तो इस पोइम के बारे में हम पढ़ने से पहले इसकी जो कवित्री है, पोइट है, उसके बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम है एमिली डिकिंसन। जो एमिली डिकिंसन है उसके बारे में जानने से पहले हम इनकी जो कुछ वर्णन है उसको देखते हैं। इनका जो बर्थ है वो 10 दिसंबर 1830 को हुआ था और इनकी डेथ है 15 मई 1886 को हुआ था। और ये एक अमेरिकन पोइट थी। इनकी जो पोइम्स है उनकी जो डील है वो थीम्स ऑफ डेथ एंड इमॉर्टलिटी के ऊपर बेस्ड है और इनके द्वारा लगभग 1775 कविताएं लिखी गई है। और इनकी जो कुछ फेमस पोइम्स है वो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, दूसरी है आई मेजर एवरी जिरिफ आई मीट, और थर्ड है इनकी सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। तो ये इनकी कुछ फेमस वर्क्स थी। अब इस पोइम के बारे में जानते हैं। ये जो पोइम है ट्रीज, देखिए जो पोइम है उसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके बारे में है। ट्रीज अर्थात पेड़। इस पोइम के अंदर पेड़ों का बहुत ही खूबसूरत सजीव चित्रण इस कवित्री ने किया है। ये जो पोइम है 28 लाइन्स की है और 7 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। इसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है और इसकी जो थीम है वो ब्यूटी ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति की सुंदरता, इस पर आधारित है। अब इस पोइम के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ खास बात बताने वाला हूँ, जो कि ये है कि फ्रेंड्स, मैं आज इस कविता को जो आपको बताने जा रहा हूँ या तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रहा था कि जो ये पोइम है जिसका नाम है ट्रीज, तो इसका एक सजीव चित्रण मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज इस कविता का जो अध्यापन कराने जा रहा हूँ आपको, तो मैं एक ऐसी सिटी में हूँ जो भारत के स्वर्ग के नाम से जानी जाती है। उसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के का एक जो सीन है, नज़ारा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखें तो ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। चंडीगढ़ का एक स्टेडियम है जो क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेज हुआ करते हैं और इस कविता का जो वर्णन है वो अबाउट ट्रीज है, अर्थात पेड़ों के बारे में है। और जैसा कि इस सीन के अंदर आपको पेड़ों का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा होगा, तो इस पेड़ों का
नज़ारा मैंने आपको दिखाया, तो इससे आपको पता लग सकता है कि जो पेड़ होते हैं कितने खूबसूरत होते हैं, और उन्हीं पर आधारित हमारी जो ये पोइम है इसका वर्णन अब हम लाइन बाय लाइन करते हैं। इस दृश्य के बाद आपको मैं यहाँ पर देखिए, ये जो पोइम है इसका मैं यहाँ पर बैठ कर के आपको दिखाता हूँ। अब हम इस पोइम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताता हूँ। द ट्रीज लाइक tassels hit and swung. There seemed to rise a tune from miniature creatures accompanying the sun. तो ये जो 4 लाइनें हैं, आपको इन चारों लाइन्स का जो अर्थ मैं आपको बताता हूँ। ये 4 लाइनें हैं और इसका हम अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। द ट्रीज, जो पेड़ है, लाइक, जैसे कि, टैसल्स, अर्थात टैसल्स का अर्थ होता है फुदने। फुदने, ये टैसल्स है और इसका अर्थ होता है फुदने या फुंदे। जैसे कि लेडीज़ वगैरह के जो ड्रेस होती है उनके कुछ, जैसे कि साड़ी और लुगड़ी वगैरह होती है, उनके जो फुंदे लगाए जाते हैं वो वैसे फुदने होते हैं। जैसे कि आपका जो स्टॉल है उसके भी होते हैं। तो उस प्रकार ये मतलब कवि कहना चाहती है कि ये जो पेड़ होते हैं ऐसे होते हैं जैसे कि फुदने, और ये हिट करते हैं, बार बार टकराते हैं, एंड swung, और उछाल लेते हैं। देयर सीम्ड टू राइज ए ट्यून, और यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक आवाज़ उत्पन्न हो रही हो, एक ध्वनि उत्पन्न हो रही हो, एक स्वर उत्पन्न हो रहा हो। और वो स्वर किससे उत्पन्न हो रहा हो? फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स। मिनिएचर अर्थात छोटे छोटे, मिनिएचर का अर्थ होता है मिनी यानी छोटे, तो मिनिएचर छोटे छोटे, क्रिएचर्स, क्रिएचर्स का अर्थ होता है प्राणी, अर्थात इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो भी है, उनसे एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और उस ध्वनि से क्या है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इन प्राणियों से, इन पेड़ों के अंदर कुछ और ज़्यादा सजीवपन आ रहा है। और ये जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी ध्वनि क्या करती है कि अकम्पनिंग द सन, ये सूर्य का साथ देते हैं। अर्थात जैसे ही सूर्य उदय होता है उस समय उसके साथ साथ ये चहचहाने का, चिड़ियाँ वगैरह जितने भी बर्ड्स हैं, तो ये क्या है कि चहचहाने की जो आवाज़ है वो जैसे सूर्य उदय होता है उसके साथ में शुरू होती है इनकी। और अब आगे हम अगला स्टेंजा के अंदर देखते हैं कि जो अगली 4 लाइन्स है, फार जाल ट्रीज ऑफ समर एनेमोरिंग द ईयर दे नेवर यट डिड सेटिस्फाई रिमोटेस्ट वेन मोस्ट फेयर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फार, दूर दूर तक क्या है कि जो जाल ट्रीज है, अर्थात जाल ट्रीज मीन्स, जाल ट्रीज का अर्थ होता है भजन, अर्थात वो भक्ति संगीत ऑफ समर, गर्मी का जो भक्ति संगीत है, एनेमोरिंग द ईयर, एनेमोरिंग आनंदित करता है, एन्जॉय करता है, हमें प्रसन्नता देता है, द ईयर हमारे कानों को। अर्थात जो गर्मी के जो भजन हैं, गर्मी के दिनों के,
या फिर जो भक्ति संगीत है वो क्या है कि हमारे कानों को बहुत आनंदित करते हैं। दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई रिमोटेस्ट। और दूर दूर तक क्या है कि उन भजनों से वो जो संगीत में जो ताल लय है, ध्वनि है, उससे क्या है कि दूर दूर तक नेवर येट डिड सेटिस्फाई, यानी कि दूर दूर तक संतुष्ट होने का कोई काम नहीं है। यानी कि ऐसा मन करता है जैसे उनको बार बार सुनते रहें और कभी उनसे मन नहीं भरता है। ऐसा लगता है व्हेन मोस्ट फेयर, जब और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर लगते हैं, हमारे मन को भाते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस प्रकार हमने ये जो 4 लाइन ऊपर पढ़ी और 4 लाइन नीचे पढ़ी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप के ये वीडियो अगर समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और जो हमारा चैनल है मैजिक ब्रेन, उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है उसके लिए आप घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आपके पास में आने वाली अगली जितनी भी वीडियो है उसका आपको पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब हम इसी प्रकार इस पोइम को आगे पढ़ते हैं। अगली लाइन में हम पढ़ते हैं जो ये कि स्टेंजा है, इसके अंदर द सन सोन वोल एट इंटरवल्स, यानी कि कवियत्री कह रही है कि जो सन है, सूर्य है, सोन चमका है अर्थात निकल आया है, वोल पूरी तरह से, एट इंटरवल यानी कि कुछ समय के ब्रेक के बाद, और देन हाफ उसके बाद में आधा हो गया है, देन अटर हाइड और फिर वो छिप गया है। एज जैसे कि इव हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, जैसे कि वो स्वयं ही ऐच्छिक हो, एंड हैड ए स्टेट ऑफ क्लाउड्स, और वो जैसे बादलों के पास में रहता हो और बादल उसकी बात मानते हैं, वो जब चाहे छुप जाए, जब चाहे निकल जाए, ऐसा प्रतीत होता है। सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम इटरनली फ्रॉम व्यू, एक्सेप्ट इट वर ए विम ऑफ हिज टू लेट द ऑर्चार्ड ग्रो, यानी कि सफिशिएंट पर्याप्त है, टू एनफोल्ड हिम वो पर्याप्त रूप से अपने आप को छिपा सकता है, इटरनली फ्रॉम व्यू अपने दृश्य से पूरी तरह छिपा सकता है, एक्सेप्ट इट वर ए विम ऑफ हिज, अगर यदि उसकी ये जिद नहीं होती कि टू लेट द ऑर्चार्ड ग्रो, यानी कि वो इन पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए, इनको फल लाने के लिए, इनमें अगर फूल फल और इनको बड़े करने की अगर उसकी जिद नहीं होती तो शायद वो पूरी तरह अपने आप को हमेशा के लिए छुपाए रखता। लेकिन यहाँ पर वो खुद जानबूझ के निकलता है, उसकी ये जिद है कि मैं इनको जो पेड़ पौधे हैं उनको बड़े करूं, हरे भरे करूं और ये और ज़्यादा फले फूले, और इसकी वजह से वो रोज़ाना दिखाई देता है। अब हम अगले स्टेंजा में पढ़ते हैं। ए बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस, वन gossiped in the lane, on silver matters charmed a snake, just winding round a stone। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टेंजा है इसके अंदर आपको जो मैं बताने वाला हूँ, इस 4 लाइन स्टेंजा के अंदर देखिए, ये बर्ड जो एक पक्षी है, बर्ड पक्षी, सेट बैठा है, केयरलेस बिल्कुल बेपरवाही से, उसके कोई चिंता नहीं है, बैठा है, ऑन द फेंस, फेंस का अर्थ फ्रेंड्स में होता है बाड़ा। तो एक जो पक्षी है वो बाड़े पर बैठा है
और वन गॉसिप्ड इन द लेन, और एक पक्षी है जो गॉसिप कर रहा है, गपशप कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, चर्चा कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है। तो वो कर रहा है इन द लेन, एक गली के अंदर। और वहीं पे क्या है, जब सूर्य निकल आया है तो उस समय पर क्या है, ऑन सिल्वर मैटर्स, यानी कि एक चांदी जैसा थोड़ा चमकीला, कुछ चांदी की तरह चमक रहा है, चामड़ चमक रहा है, ए स्नेक, एक सर्प, जस्ट वाइंडिंग राउंड ए स्टोन, और वो वाइंडिंग अर्थात कुंडली बना के बैठा है, राउंड गोल गोल करके, ए स्टोन, एक पत्थर की तरह। और इसके जो अगला स्टेंजा है उसके अंदर ब्राइट फ्लावर्स स्लिट ए कैलिक्स, जो ब्राइट फ्लावर्स है, चमकीले फूल हैं, स्लिट काट करके निकल जाते हैं, कट करके निकल जाते हैं, एक कैलिक्स, कैलिक्स का अर्थ होता है उसका पुमंग, अर्थात फूल का जो नीचे का जो तने के ऊपर का जो हिस्सा होता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, तो ये कैलिक्स होता है, हरा हरा भाग, इसको काट करके वो जो फूल निकल जाता है, एंड सोल्ड अपॉन ए स्टेम, और ये तने के ऊपर जा कर के बिल्कुल पूरी तरह फैल जाता है, लाइक हिंडर्ड फ्लैग, और ये ऐसे लगता है जैसे कि एक हिंडर्ड फ्लैग, हिंडर्ड का अर्थ होता है कि एक जैसे कि कभी यूज नहीं किया हो और बिल्कुल सीमेंट करके बिल्कुल जिसको पहली बार अनफोल्ड किया जा रहा हो, ऐसा फ्लैग जिसको पहली बार खोला जा रहा हो, उस ऐसे फ्लैग की तरह है, स्वीट होइस्टेड, और उसको बहुत ही मधुरता से लहराया जा रहा हो। ये ऐसे लगते हैं ये फूल विद स्पाइसेज, और इनके अंदर जो खुशबू होती है वो ऐसी महकी महकी आती है जैसे कि स्पाइसेज अर्थात मसालों की तरह। और जो ये खुशबू होती है वो कहाँ पर छुपी हुई होती है, कहाँ से निकलती है, इन द हेम, अर्थात इनकी जड़ से आती है, और ये खुशबू हमको आनंदित करती है। तो अब चलते हैं अगले स्टेंजा पर। इट वाज मोर आई कैन नॉट मैंसन हाउ मीन टू दोज दैट सी वेंडे कीज डेलिनेशन ऑफ नेचर्स समर डे। जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा, मुझे पसंद है लड़का, ये टिकटॉक पर बड़े फेमस होते हैं, मैं शादी करवा दूंगा तेरी। हो गए हैं प्लांट्स पर फ्लावर्स और फ्रूट्स लाएगा, इसीलिए वो बाहर निकल थी। तो जो फेंस यानी थी, जो फूलों की खुशबू है विद स्पाइसेस, यानी स्पाइसेस की जैसी है, जो मसाले होते हैं बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है। और ये खुशबू कहाँ छुपी है, तो इन द हेम, उसके जड़ में, यानी जिस तरह से एक फ्लावर होती है हवा में, यूं ही है। इट वॉज मोर आई कैनॉट मेंशन, यानी इतनी चीजें बताने के बाद स्पीकर कहती हैं कि और भी बहुत था। इट वॉज मोर यानी और भी बहुत था, लेकिन मैं अब इनके बारे में नहीं बता सकती हूँ, इतनी ज्यादा चीजें हैं कि मैं नहीं बता सकती हूँ। How mean to those that see, और कितना गलत हो रहा है उनके साथ जो देखते हैं। क्या देखते हैं? Van Dyck's delineation of nature's summer day। फ्रेंड्स, वैन डिक जो थे ये बहुत ही फेमस पेंटर थे, नामी पेंटर थे, और इनकी ड्राइंग्स जो थी, इनकी जो पेंटिंग्स थी, उन्हें कहा जाता था कि वो काफी ज्यादा रियल होती है। तो ये जो वैन डिक है, इन्होंने एक समर डे की, नेचर में जो समर डे होता है उसकी एक तस्वीर बनाई, और स्पीकर कहती है कि जो भी इन तस्वीरों को देखता है उनके साथ कितना गलत हो रहा है, क्योंकि जो वैन डिक है, जो इतने बड़े पेंटर हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी एक सही तस्वीर नहीं बना सकते हैं नेचर की इस खूबसूरती का। जो खूबसूरती हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई दे रही है, वो एक पेपर के टुकड़े पर आप कभी नहीं बना
बना सकते हैं। वो जो खूबसूरती, वो साउंड की, वो स्मेल की, वो आपके पेपर्स पर कभी नहीं आएगी। इसलिए जो लोग उस पेपर को देखकर, उस ड्राइंग को देखकर नेचर की ब्यूटी को इमेजिन कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए कि अब हम लास्ट स्टेंजा पढ़ रहे हैं। इस स्टेंजा के अंदर देखिए कि इट वाज मोर। अब ये बहुत ज़्यादा मैंने आपको पहले भी खूब इसका वर्णन किया है, बहुत सजीव चित्रण किया है, लेकिन अब और ज़्यादा आई कैन नॉट मैंसन, मैं इसके बारे में और ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता आपको, और मैं सजीव चित्रण नहीं बता सकता। हाउ मीन टू दोज दैट सी, उनके साथ कितना गलत हो रहा है। दोज दैट सी, जो देखते हैं, क्या देखते हैं, वेंडेकीज डेलिनेशन ऑफ नेचर। वेंडेकी एक बहुत ही नामी पेंटर हुए थे। वो कोई भी जो तस्वीर बनाते थे बहुत ही अच्छी बनाते थे, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वेंडेकी की जो तस्वीर है उसको देख करके अगर वो नेचर की कल्पना करते हैं तो उनके साथ कितना गलत हो रहा है, क्योंकि जो वेंडेकी भी ऐसा चित्रण नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रकृति है उसको हम पेंटिंग के एक कागज़ के टुकड़े में नहीं उतार सकते, क्योंकि उसके अंदर ना तो हम पक्षियों की चहचहाट ला सकते हैं, ना उनके अंदर जो फूलों की जो खुशबू है उसको रख सकते हैं। तो इस प्रकार कवित्री ने यहाँ पर बहुत ही सजीव चित्रण की ये कविता लिखी, और ये थी एक समर डे की, अर्थात गर्मी का दिन था और प्रकृति का सुंदर चित्रण था। सूर्य उदय हो रहा था, उस समय की बात, कभी छिप रहा था, कभी निकल रहा था, कभी पूरा निकल जाता, कभी आधा हो जाता। तो इस प्रकार इस कविता के अंदर आपने पढ़ा बहुत ही प्रकृति का सुंदर चित्रण। मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। अगर आपके फिर भी अगर कोई बात इसमें समझ में नहीं आई है और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर सकूं और इसको अच्छी तरह और समझाने की कोशिश करूं। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद।